Our next topic is about charging by induction. So first at all we already gone through this word called induction, है ना. पहले हम लोग देख चुके हैं इंडक्शन का मतलब क्या होता है. ओके, इंडक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब भी हम चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं बिना कोई कांटेक्ट के. यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्या दिया हुआ है, एक रॉड ए है और एक बॉल बी है. रॉड ए में पॉजिटिव चार्ज है, रॉड ए हो गया, इसमें पॉजिटिव 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 चार्जेस हैं. ओके, जब हम इस रॉड ए को इस मेटेलिक बॉल या फिर कंडक्टिंग बॉल बी की तरफ लेके आते हैं, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ये जो बॉल है ये इसका अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव का अपोजिट चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज सरफेस पे आ जाता है. ओके, और जो पेयर्स में उसकी जब न्यूट्रल रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये न्यूट्रल है, अभी फिलहाल के लिए क्या है, न्यूट्रल है. अब जब चार्जेस इससे अलग हो गए, किससे, यहाँ पर पेयर्स बने हुए थे, नेगेटिव चार्ज बाहर आ गए, बचे कौन से, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाते हैं, उसका अपोजिट फार एंड में आ जाते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है. इंडक्शन मतलब कि इस चार्ज रॉड के थ्रू हम यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, उसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ने उसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया. क्या कर दिया हम लोग, इसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया. तो अर्थिंग में अर्थ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये इसको बैलेंस आउट कर रहा है. ओके, तो जैसे ही बैलेंस आउट हुआ, ये जो रहेगा ये हट जाएगा, ये न्यूट्रल हो चुका. क्या हो गया अभी फिलहाल के लिए, न्यूट्रल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी चार्ज नहीं बचा. जैसे ही हम लोग ने अर्थिंग को हटाया यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूट्रल हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा. लास्टली जब हम लोग रॉड ए को हटाते हैं तो पूरे बॉल में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो फिलहाल के लिए रॉड क्या बन गया, नेगेटिव इन नेचर. ओके, so this is known as charging by induction. So what is this, when an uncharged conducting body becomes charged when a charged body brought near it without making a direct contact. याद रखना, direct contact नहीं होता है. Okay, there is a certain distance in between this, between the two bodies. This is called charging by induction. Okay, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पर उसी का ही पैराग्राफ में देखते हैं थोड़ा थ्योरी के बारे में. फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्पीयर्स आर अट्रैक्टेड एंड स्टार्टेड पाइलिंग अप. कहाँ पर होता है, नियर द एंड, जहाँ पर पॉजिटिव रॉड रखा गया है उसके पास पाइलिंग अप होना स्टार्ट हो जा रहा है, नियर द एंड. एंड नियर टू द रॉड बिकम्स नेगेटिव while the further end of the sphere becomes positively charged. So this part will become what, positively charged. Okay, to the same extent due to which sphere remains neutral. यहाँ पर ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग रहा है, जिस वजह से जितना इलेक्ट्रॉन्स पार्टेक कर रहे हैं इस सरफेस की तरफ आने के लिए, उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन रहे हैं दूसरे साइड. Clear? This is known as charging by induction. That's great. Moving to the next point, which is quantization of electric charge. What do you understand by the term quantization? The charge on any body is always an integral multiple of E. इसका मतलब समझिए. Whenever we are saying integral multiple, basically means over here we are multiplying integers. Integers means positive and negative numbers. We are multiplying this positive and negative numbers with the value of E. E is what? Charge. Okay, positive charge या फिर negative charge. Positive मतलब क्या हो गया, protons. E का मतलब negative, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो electrons हो गया. Clear? So according to that we can write it like this, plus minus 1e, plus minus 2e, plus minus 3e, and so on. So over here this 1, 2, 3 represent what, n, and we are multiplying it what, with e.
Clear? So always remember that whenever we are saying quantization, because it is what? It is discrete in nature, it is discontinuous in nature. इसका मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? तो जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करते हैं, किसके? चार्जेस के मोशन में। ओके, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो चार्जेस का मोशन होता है एक एक करके होता है, 1 2 3 4, ट्रांसफ़र भी जो हो रहा है एक एक करके हो रहा है। ओके, so this is the reason why we are multiplying n over here. Okay, moving to the next point over here is that charge on the electron is where n is positive or negative in nature. Charge on the electrons is negative in nature, whereas charge in the proton is positive in nature, and we already know the value of the charge, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? जब भी हम लोग बोल रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, ओके, वी जस्ट हैव टू ऐड ऑल द चार्जेस सो दैट वी कैन फाइंड आउट द टोटल चार्ज ओवर हियर। टोटल चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड ऑल द एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस मीन्स Q1 Q2 Q3 Qn। ओके, लेट्स से यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है या फिर शीट ले लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ज है, 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 यहाँ पर एक चार्ज है। We just have to add all the charges to find out the total charge of this sheet. Okay, this is the additive. This is known as what? Additive property. Additive property of the charge. Okay. Moving to the next point, conservation of charge. Conservation of charge means you already know it. Okay, we already knew it that the total charge of an isolated system, यहाँ पर क्या बात हो रही है? Total charge of an isolated system will remains constant or conserved. That means अगर एक isolated system लेके चल रहे हैं, एक बॉक्स है, ओके, इस बॉक्स में दो बॉडीज हैं, इसको रब किए तो चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा इन दोनों के बीच में इक्वली ही रहेगा हमेशा। याद रखिएगा, जितना यहाँ पर से 4 मान के चलिए, इसमें से हम लोग कितना लूज़ किए? 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और इसने गेन किया +4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इसमें इतने ही चार्ज हैं जितना ये पार्टेक कर रहे हैं। मीन्स अगर वापस ये अगर दे रहा है तो इतना ही चार्ज ये इसको दे पाएगा। क्लियर? फिर से बता देता हूँ मैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम, एक बॉक्स के अंदर, ओके, अगर दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडीज़ के बाद बस 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये इसी को देगा। यहाँ पर नया कोई 4 इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा है, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये गेन किया उस 4 इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द रेडियो एक्टिविटी डिके ऑफ द यूरेनियम, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूँ मैंने, यूरेनियम into thorium with the emission of alpha particle. So over here uranium is decaying into thorium and what? Alpha particle, which is represented by helium. Okay, clear? Okay, our next topic is Coulomb's law. Okay, so what do you understand by the term Coulomb's law? Let's say there are two particles present which are present at a distance of r. Then the force present in between these two particles, we have to find it out. कैसे निकालेंगे? We are going to use the Coulomb's law. तो इसने क्या बोला था? Coulomb's law के हिसाब से क्या है? Coulomb's law के हिसाब से ये है कि force is directly proportional to the product of the two charges. Clear? Over here the two charges are represented by Q1 and Q2. Okay, and the distance in between this is inversely proportional to the square. देख रहे हैं आप? Inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये आपका हो जाएगा क्या? Coulomb's law. Clear?
थोड़ा देख लेते हैं इसको और इन डिपली. Over here, let there are 2 point charges Q1 and Q2 which are being separated by a distance of r in what medium? In vacuum. Okay. यहाँ पर इसको ध्यान देने की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग मीडियम से अलग अलग बिहेव करता है. ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे. फिलहाल के लिए हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? वैक्यूम, एब्सोल्यूट मीडियम जिसको बोला जाता है. According to Coulomb's law, F is directly proportional to multiplication of Q1 and Q2 and inversely proportional to what? R square. After applying the proportionality constant, which is electrostatic force constant represented by small k. ध्यान दीजिएगा, ये अभी फिलहाल के हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्मॉल के. स्मॉल के, कोई भी पूछेगा क्या यूज करते हैं हम लोग? स्मॉल के यूज करते हैं. ओके, सो वेयर के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच द चार्ज हैज बीन प्लेस्ड. ओके, जो के है स्मॉल के किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मीडियम के ऊपर. पहले ही बता चुका था. अभी फिलहाल के लोग क्या लेके चल रहे थे? वैक्यूम. क्या लेके चल रहे थे? वैक्यूम लेके चल रहे थे. ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स. ओके, लेट टेक अ एग्जाम्पल ऑफ k इक्वल्स टू 1 फॉर द CGS unit, whereas for the SI unit it has been represented by 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. इस यूनिट को ध्यान से रखिएगा. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर फॉर दिस वैल्यू ऑफ द के. ओके, एंड उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? k इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वैक्यूम. ओके ओके, एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? Epsilon naught is called absolute electric permittivity of the free space. What is this? Epsilon naught, absolute electric permittivity of the free space. Then we are going to replace it with this. We are going to get 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Okay, ये तो समझ में आ गया, फॉर्मूला आ गया, proportionality constant लगा दिए. Okay, but what do you understand by the term absolute इलेक्ट्रिक परमिटिविटी? एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन मार्क है. ओके, समझते हैं उसको. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मींस. ओके, इसका मतलब समझते हैं अब. द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बेसिकली मींस द एबिलिटी to pass, the ability of the electric field to pass through a medium. Okay, this is called what? Electric permittivity. And when we are saying absolute electric permittivity of a free space, basically means over here when we are applying electric field in a vacuum and the electric field is passing through that vacuum, through the free space, the value is known as what? Absolute electric permittivity of free space. Clear? I think यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. जैसे मान के चलिए ये आपका मीडियम है. ओके, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम से पास हो पा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? परमिटिविटी. लेकिन उसी जगह पर मैं बात करता हूँ किसका? वैक्यूम के बारे में बात करता हूँ. वैक्यूम में पार्टिकल होते नहीं हैं, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास हो गया. ओके, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग इट एज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट which is unit and dimension of epsilon naught. Okay, what is the unit, what is the dimension and what is the value of epsilon naught? So epsilon naught का फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलरेडी भी फॉर्मूला पता है, f का 1/4 पाई epsilon naught Q1
Q2 अपॉन R स्क्वायर। F को यहाँ लेके गए, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर लेके आ गए, तो हमको वहाँ से ये वाला फॉर्मूला मिला। ओके, अब उसके बाद ये 1/4 पाई जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये आपका कांस्टेंट। बचा क्या आपके पास, Q1 Q2 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, कूलम्स। उसके बाद R स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, मीटर स्क्वायर। F इज द फोर्स, इस वजह से हमें न्यूटन मिल गया। तो जब इसको हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई किए, हम लोग को क्या मिल गया, C स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊपर लेके गए C स्क्वायर n टू द पावर -1 m टू द पावर -2। ये क्या है, इसकी यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। डायमेंशन के लिए कूलम्स का हमको पता है डायमेंशनलिटी फार्मूला 80 स्क्वायर है इसलिए वजह से। फिर उसके बाद न्यूटन का भी हमको पता है mLT -2। उसके बाद मीटर का ही पता है, मीटर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट दिस डायमेंशनल फार्मूला m-1 l-3 t to the power 4 a square. Okay, this is a dimension formula of what, epsilon naught. Value of epsilon naught कैसे हम लोग बोल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले गया, k नीचे आ गया। ओके, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ द k विच इज 9 × 10 to the power 9। ओके, वैल्यू पुट अप कर दिया यहाँ पर। पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14। जब इसको सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू गेट दिस 8.85 × 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।